नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th फेब 2021 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोंग डैम लेक के बारे में, बहुत फेमस लेक है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुरुबा कम्युनिटी के बारे में, जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे चाइना के कुछ इंपॉर्टेंट न्यू प्रोजेक्ट्स हैं श्रीलंका में, उनके बारे में। और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं पोंग डैम को। देखिए, जो पोंग डैम है उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस दिया गया है। ये पहला पॉइंट तो आपको यहां से ये याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इस डैम के बारे में याद रखना है कि ये कहां पर सिचुएटेड है, तो ये हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। और रिसेंटली ये क्यों न्यूज़ में आया है, क्योंकि यहाँ पर विंटर के टाइम में बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अब माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसी बर्ड्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल करती हैं, ठीक है। ये जो बर्ड्स हैं मेनली वाटर बर्ड्स हैं, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, लेक है तो यहाँ पर जो बर्ड्स आएंगी वो जो वाटर बर्ड्स आएंगी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और बेसिक बातों को डिस्कस करते हैं इस डैम के बारे में। अब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये जो लेक है या फिर ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये एक डैम है। तो ये डैम है जो ज़रूर कोई ना कोई रिवर के ऊपर ये बना होगा। तो ये बना हुआ है ब्यास रिवर के ऊपर, ठीक है। कब बनाया गया था इसको? 1975 में बनाया गया था। इस डैम को और भी दूसरे नामों से जाना जाता है। हम इसे क्या बोलते हैं? इसको हम पोंग रिजर्वायर भी बोलते हैं, या फिर इसे महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी ये जाना जाता है। ऑलराइट, इसे 1983 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस दे दिया गया था। उसके बाद 1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसे वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया, वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया। अब जब किसी वेटलैंड को नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया जाता है, तब उसका मकसद क्या होता है? तो उसका मकसद होता है हम उस वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन साइट में इंक्लूड कराना चाहते हैं, ठीक है। तो 1994 में हमने इसे नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया। 2002 में हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो सक्सेसफुल हो गया और उससे रामसर कन्वेंशन साइट का स्टेटस दे दिया गया, ठीक है। यानी कि पोंग डैम क्या है? आपकी एक रामसर कन्वेंशन साइट है। कहां पर सिचुएटेड है? हिमाचल प्रदेश में। किन नामों से जाना जाती है? महाराणा प्रताप सागर डैम या फिर पोंग रिजर्वायर, ठीक है। कौन सी रिवर पर बना हुआ है? तो ब्यास रिवर के ऊपर बना है। चलिए ये बेसिक बातें याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज देखिए, ब्यास रिवर जो है ये इंडस वाटर या फिर इंडस रिवर सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। ब्यास एक्चुअल में डायरेक्टली इंडस रिवर से जाकर नहीं मिलती है, ये पहले जाकर सतलज से मिलती है। सतलज से ये जाकर मिलती है हरिके के पास। हरिके एक जगह है पंजाब में, वहां पर ब्यास और सतलज दोनों रिवर जाकर मर्ज होती हैं। सतलज आगे जाती है, पाकिस्तान के अंडर एंटर करती है और वहां पर ये एक और रिवर चेनाब रिवर से जाकर मिलती है। उसके बाद ये दोनों रिवर आगे जाकर इंडस से जाकर मिलते हैं। कहां पर? पाकिस्तान में, ठीक है। तो यहां पर मैं अभी आपको इंडस के बारे में नहीं बता रहा हूं, सिर्फ बेसिक बातें बता रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं जिस डैम को हम डिस्कस कर रहे हैं पोंग डैम, वो यहां पर सिचुएटेड है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ही एक और पांदकोर डैम है, वो भी कौन सी रिवर पर है? ब्यास रिवर के ऊपर बना हुआ है। और बहुत फेमस डैम भाखड़ा नंगल डैम कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है? सतलज रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। ये बेसिक बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिवर के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन सी रिवर को? ब्यास रिवर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ब्यास रिवर जो है वो यहाँ पर फ्लो करती है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, गज, न्योगल, बिनवा, उल, बनगना, बानेर, ठीक है। चलिए, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें, यहाँ पर वेजिटेशन देखने को हमें मिलता है। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। फ्लोरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फ्लोरा वगैरह प्लांट्स की अलग अलग स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी आपको। उसी प्रकार से फौना की भी बहुत अलग अलग स्पीशीज़ देखने को मिल जाएंगी। नाम यहाँ पर मेंशन है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोंग रिजर्वायर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स के बारे में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला
इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है उसका नाम है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कब बना था ये? तो ये बना था 1999 में। कहाँ पर सिचुएटेड है? तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ये ऐसा नेशनल पार्क है जिसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताइए कि इंडिया में ऐसे कौन से नेशनल पार्क्स हैं या फिर ऐसी कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं या फिर ऐसे कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिन्हें यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, मैं ज़रूर चेक करूंगा। ओके, कौन किस किस ने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर स्पीशीज़ पाई जाती हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। आंसर जब आप एग्जाम देने जाए उसके पहले देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए अगला नेशनल पार्क पिन वैली नेशनल पार्क, बहुत फेमस नेशनल पार्क। कहाँ पर सिचुएटेड है? स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। कब बना था? 1987 में। किस लिए फेमस है? तो यहाँ पर एंडेंजर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं, स्नो लेपर्ड की, साइबेरियन आइबेक्स की, उनका नेचुरल हैबिटेट भी है पिन वैली नेशनल पार्क। ओके, अगला नेशनल पार्क इंदर किला नेशनल पार्क। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, हिमाचल प्रदेश में ही। 2010 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं, लेपर्ड्स, डियर, बर्ड, बहुत सारे नाम आपको देखने की जरूरत नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार नजर मार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। खीर गंगा नेशनल पार्क कब बना था? 2010 में बना था। ओके, कहाँ पर सिचुएटेड है? तो कुल्लू में ही सिचुएटेड है खीर गंगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद सिम्बरबरा नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में पोंगटा वैली में सिचुएटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है कुरुबा कम्युनिटी से। बहुत ज़्यादा बेसिक बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। पहला पॉइंट, कुरुबा कम्युनिटी कहाँ पर पाई जाती है, कौन से स्टेट में है? तो आपको ये बहुत सारे स्टेट में देखने को मिलेगी, बट कुरुबा के नाम से ये कर्नाटका में जानी जाती है, ठीक है। तो कुरुबा कम्युनिटी कहाँ पर है? कर्नाटका में। ओके, अभी क्या कंटेस्ट है, क्यों ये कम्युनिटी न्यूज़ में आई है? तो रिसेंटली इस कम्युनिटी ने क्या किया था, एक रैली ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है ना, एक मैसिव प्रोटेस्ट इन्होंने किया है। ये चाहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है कर्नाटका की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन दे कि कुरुबा कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए। ओके, देखिए पहले ये जो कम्युनिटी है वो शेड्यूल ट्राइब के अंदर ही आया करती थी, ठीक है। बट 1977 में क्या हुआ, जस्टिस LG हवनूर हुआ करते थे, इन्होंने क्या बोल दिया, कुरुबा कम्युनिटीज को ट्रांसफर कर दिया ST लिस्ट से मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में, ठीक है। एक प्रकार की OBC में इनको ट्रांसफर कर दिया गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस का स्टेटस इनको दे दिया गया, ठीक है। अब ये दोबारा से चाहते हैं कि हमें दोबारा से ST कम्युनिटी का स्टेटस दे दिया जाए। क्यों दे दिया जाए, क्या इनका बेनिफिट होगा? ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे ST कम्युनिटी के होने के, रिजर्वेशन वगैरह इनको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद कुरुबा कम्युनिटी जो है, इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, तो ये शीप रियरिंग करते हैं, ठीक है। चलिए बाकी डाटा वगैरह याद नहीं रखना है आपको, कितना क्या पाया जाता है। कर्नाटका के बारे में एक पॉइंट याद रख लीजिए, कर्नाटका की लार्जेस्ट कास्ट जो है वो क्या है, लिंग्यात्स हैं, ठीक है। और ये जो कुरुबाज हैं ये 4th लार्जेस्ट कास्ट है कर्नाटका की। बस ये बेसिक पॉइंट यहां से आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कुरुबाज जो है ये कर्नाटका में जाने जाते हैं, कर्नाटका में कुरुबाज के नाम से जाने जाते हैं। अदर स्टेट में इन्हें दूसरे नामों से जाना जाता है, सच एज दंतगढ़ महाराष्ट्र में बोला जाता है, राबारीज या फिर रायकास गुजरात में बोला जाता है, ठीक है। राजस्थान में इनको देवासीज बोला जाता है और गोदारियाज बोला जाता है हरियाणा में, ठीक है। चलिए ज़्यादा खास जानकारियां नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है चाइना के न्यू प्रोजेक्ट से श्रीलंका में जो स्टैब्लिश करने वाला है। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ था, श्रीलंका में हाइब्रिड विंड एंड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को स्टैब्लिश किया जाना है, ठीक है। तो उसके लिए श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या किया, बिडिंग करी कि जिस प्रकार से क्या होता है ना कि कभी भी अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह को स्टैब्लिश करना होता है तो सरकार बिडिंग करती है कि कौन सी कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिए जाए। तो जो भी कंपनी सस्ती बिडिंग करती है या फिर
क्वालिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह सामने रखती है, उन कंपनीज को वो प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। तो ऐसी ही बिडिंग में चाइनीज़ कंपनी ने वो बिडिंग जीत ली है और अब चाइनीज़ कंपनी जो है वो हाइब्रिड विंड एंड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को बनाएगा। कहाँ पर? श्रीलंका के आइलैंड्स में। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट होगा ये फंड किया जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक्स के द्वारा, बैंक्स नहीं, बैंक के द्वारा। देखिए, अब इंडिया के लिए कंसर्न क्यों है इन आइलैंड्स को डिस्कस करना। सबसे पहले तो ये जो आइलैंड्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं रामेश्वरम तमिलनाडु से। अगर आप रामेश्वरम को देखोगे तो रामेश्वरम तमिलनाडु के पास में एक आइलैंड पर बना हुआ है। ओके, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्लोज है श्रीलंका का ये आइलैंड। अगर चाइना की कंपनी यहाँ पर जाकर प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करेगी तो चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएगा इंडिया की मैरीटाइम बॉर्डर से। इसी कारण इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा एक कंसर्न बन जाता है ये प्रोजेक्ट। ये जो आइलैंड है इंडिया ने, चलिए छोड़िए, काफ़ी ज़्यादा कुछ खास जानकारी नहीं है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कुछ खास जानकारी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। श्रीलंका का क्या स्टैंड है, श्रीलंका का क्या कहना है? तो श्रीलंका ने बोला है कि उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है श्रीलंका को क्यों दे दिया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को जो है बैक करा जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक्स के द्वारा। ओके, और कुछ खास जानकारी नहीं है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि चाइना की जो इन्फ्लुएंस है वो पूरे साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अभी रिसेंटली हमने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहां पर चाइना ने क्या किया था, एक मल्टीलेटरल डायलॉग ऑर्गेनाइज कराया था वर्चुअली। वहां पर उस डायलॉग में क्या डिस्कशन किया जा रहा था, तो साउथ एशिया की जो कंट्रीज है वहां पर पाकिस्तान था, नेपाल वगैरह था, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। उस इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था उस डायलॉग में। ओके, तो चाइना वहां पर क्या कर रहा था, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा था उन कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक एजेंडाज के ऊपर जो कि कोरोना वायरस के चपेट में आई हुई हैं। ठीक है ना, उनको बताना चाहता था कि हम किस प्रकार से इस कोरोना वायरस से बाहर निकलेंगे। हम ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव चाइना के द्वारा चलाए जा रहे हैं। चाइना ने अराउंड $100 बिलियन का इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड किया अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ को। ठीक है, चाइना जो है अब लार्जेस्ट ओवरसीज इन्वेस्टर है मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका में। इवन श्रीलंका तो जो है वो बहुत ज़्यादा डेट में भी है चाइना की। सिक्योरिटी कंसर्न्स हम डिस्कस कर चुके हैं, चाइना हमारे बहुत क्लोज आ जाएगा। इकोनॉमिक कंसर्न्स की बात करें तो चाइना ने जो है रिप्लेस कर दिया है इंडिया को एज अ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर इन सेवरल साउथ एशियन कंट्रीज। ठीक है ना, चाइना अब ज़्यादा ट्रेड कर रहा है बाकी की कंट्रीज़ के साथ इंडिया के बजाय। इंडिया को यहाँ से क्या करने की ज़रूरत है, ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत है दूसरी कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है मेंटल हेल्थ से। देखिए, कुछ दिनों पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, वहां पर हमने एक हेल्पलाइन के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था किरण हेल्पलाइन। किरण हेल्पलाइन जो है वो मेंटल इश्यूज के डिस्कशन से रिलेटेड थी। अगर आपको कोई मेंटल इश्यूज है, आप किसी प्रकार का डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह फील कर रहे हैं, तो आप यहां पर कॉल कर सकते हैं और आपको फ्री में गाइडेंस वगैरह दी जाएगी। ठीक है, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक डाटा शेयर किया है। इस डाटा में 70% जो कॉलर्स थे किरण हेल्पलाइन पर वो मैन थे। ओके, और उनमें से भी अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे इस डाटा के बारे में। 70% मेन थे और 29% जो थी वो फीमेल थी। ओके, वनरेबल ग्रुप्स की अगर बात करें तो 15 से लेके 40 ईयर्स की एज में ज़्यादातर 75% इसी एज ग्रुप से लाई करते हैं। बाकी के जो 18% है वो लाई करते हैं 41 से लेके 60 एज ग्रुप में। ठीक है, मेजर जो इश्यूज थे जो फ़ोन पर उन्होंने बात की है वो किससे रिलेटेड है, वो लोग चैलेंज फेस कर रहे हैं एंजाइटी का, डिप्रेशन का, और पेंडेमिक से रिलेटेड चैलेंजेस वगैरह हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज हैं उन्हें, सब्सटेंशियल अब्यूज़ का वो फेस कर रहे हैं। इस प्रकार के इश्यूज़ के बारे में ज़्यादातर डिस्कशन किरण हेल्पलाइन पर देखने को मिला। ये जो डाटा है अपने आप में कंसर्निंग है, उस दौर में कंसर्निंग है जहां पर हम मेंटल इश्यूज को बहुत ज़्यादा अब तवज्जो देना स्टार्ट किया है। अगर 2020 में वो इंसिडेंट नहीं होता तो शायद मुझे नहीं लगता कि अभी भी हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते मेंटल इशू के बारे में। ठीक है, उसके साथ साथ अगर कोविड पैंडेमिक नहीं आता
तब भी शायद ही हम मेंटल इश्यूज़ को इतना ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते जितना हम आज के टाइम पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, मेंटल इश्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मेंटल इश्यूज़ हमें ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं वो मेन में ही क्यों देखने को मिल रहे हैं? वाई मेंस आर मोर कंसर्न्स विथ मेंटल हेल्थ डिजीज और मेंटल डिसऑर्डर्स, ऐसा क्यों है? तो उसके पीछे कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं। सबसे पहला मोस्ट फंडामेंटल इशू वो है ट्रेडिशनल जेंडर रोल। देखिए, बचपन से ही हमें क्या सिखाया जाता है? मैन्स आर टफ, है ना। आपको रोना नहीं है, क्यों? क्योंकि मैन क्या होते हैं? टफ होते हैं। रोना कमजोरी होती है और इसी का फायदा उठा लेती है वुमेन्स, और इजीली रो देती हैं और अपना काम करा लेती हैं, ठीक है। गलत वे में मत लीजिएगा इस पॉइंट को। लेकिन यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं आपको कि मेंस को ऐसा बताया जाता है कि आपको क्या करना है, आपको स्ट्रांग बनना है। आप अपनी वीकनेस किसी को शो नहीं कर सकते। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। मेंटल हेल्थ जैसा कोई इशू नहीं होता है। ये सारी चीज़ें बचपन से ही मेंस को बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। इसी कारण मेंस क्या करते हैं, आगे जाकर अपनी आगे की लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ डिस्कस नहीं करते हैं। ओके, टफ बनने की कोशिश करते हैं। माचो वाले जो लुक होता है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं और वहीं पर मैस्ड अप हो जाते हैं, ठीक है। वहीं पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो मेंटल डिजीजेस होती है ना, उनके जो वार्निंग साइन, हर एक डिजीज जो होती है ना उसका कोई ना कोई वार्निंग साइन होता है। हम उन मेंटल हेल्थ डिजीजेस को इग्नोर कर देते हैं। उनके जो वार्निंग साइन होते हैं ना उनको इग्नोर कर देते हैं। मेंटल तो छोड़िए, हम जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है ना उनको भी इग्नोर कर देते हैं। तो मेंटल हेल्थ की तो बात ही छोड़िए, ठीक है। क्या वार्निंग साइन हो सकती है मेंटल हेल्थ डिजीजेस का? सबसे पहले तो मेंटल डिसऑर्डर। इंसान थोड़ा सा अजीब तरह से बिहेव करने लगता है, जिसे हम पागलपन के नाम से जानते हैं। ओके, उसके बाद अलग फोकस करने में उसको परेशानी होती है, हमेशा वो थका थका महसूस करता है, ठीक है। कोई पेन हो सकता है उसको, मेंटल हेडेक वगैरह हो सकता है, अल्कोहल या फिर ड्रग अब्यूज़ वगैरह की तरफ वो ज़्यादा प्रोन हो सकता है, ठीक है। ये ना इस जनरेशन की सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा इशू है। थोड़ी भी कोई प्रॉब्लम होती है और हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम से डील करने के बजाय क्या कोशिश करते हैं, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अगर हमें किसी एक चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम उसका डिस्ट्रैक्शन को ढूंढने लग जाते हैं। और डिस्ट्रैक्शन हमें कहाँ पर मिलता है? ड्रग अब्यूज़ में, अल्कोहल में, शराब में, नशे में। और इसकी तरफ क्या हो जाते हैं, ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं कि अगर शराब पी लेंगे नींद जल्दी आ जाएगी, सो जाएंगे, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ये सही तरीका नहीं है अपनी प्रॉब्लम्स को डील करने का। ऑलराइट, अगला पॉइंट, लैक ऑफ प्रॉपर अटेंशन। प्रॉपर अटेंशन नहीं देते हैं। और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सुसाइड, ठीक है। मैन जो हैं वो डबल सुसाइड करते हैं कंपेयर टू वुमेन। इसके पीछे ये सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। अब इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इनका सॉल्यूशन सबसे पहले तो ओपन रहें, ठीक है। कन्वर्सेशन में इंक्लूड हो, अपने दोस्तों के साथ बात करें। अब मुझे पता है ये सारी बातें ना फिक्शनल टाइप की लगती हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ बात करें। फ्रेंड्स किसके नहीं होते हैं? हर इंसान के फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, तो उनके साथ हम जाके बात कर सकते हैं। फिर भी क्यों मेंटल हेल्थ डिजीजेस हमें देखने को मिलती हैं? क्या होता है ना, ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड मिलना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। आपने किसी को जाकर वो बात बोली, कल को जाकर वो बात जो है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाएगी। इस प्रकार के हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना। तो ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। अच्छे फ्रेंड्स ढूंढें जिनके साथ आप अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें, जो आपको सही गाइड कर सकें। अगर ऐसे कोई फ्रेंड्स आपके नहीं हैं तो क्या होगा, आप जाएं और स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। साइकाट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उन सब से जाकर आप डिस्कशन कर सकते हैं अगर आप किसी भी प्रकार के डिस्ट्रेस और सिर्फ गुजर रहे हैं तब, ठीक है। उसके साथ साथ एक और मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा। अगर कोई फ्रेंड आपका आपके साथ किसी बात को शेयर कर रहा है, ठीक है ना, पर्सनल लेवल पर आकर डिस्कस कर रहा है प्रॉब्लम्स को अपनी, तो प्लीज़ उसका मजाक ना बनाएं। कई बार क्या होता है ना कि आप, कोई व्यक्ति आया और आप उसका मजाक बना देते हैं, तो वो ना एक अलग स्टेट में चला जाता है क्योंकि वो मेंटली सही फील नहीं कर रहा है। आपने उसका क्या कर दिया, मजाक बना दिया, फन, उसकी सिचुएशन का फन में ले लिया। उसे क्या होगा ना, वो एक बहुत अलग स्टेटस में चला जाएगा जहाँ पर अब वो क्या करेगा, दूसरों के साथ कटने की कोशिश करेगा, सोसाइटी से दूर हो जाएगा, सोशल ग्रुप से वो बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा, ठीक है। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी ना बुली ना करें किसी को। अगर रियल में वो व्यक्ति परेशान है तो उसकी परेशानी को समझें। वो आपके पास आकर कुछ शेयर कर रहा है तो प्लीज़ उसकी बात को ध्यान से समझें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको उस
इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप हर बार दे पाओ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, बट कई बार सॉल्यूशन ना देने से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी के साथ कन्वर्सेशन करना, उस बात को डिस्कस कर पाना। कोई व्यक्ति अगर आपके साथ अगर उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है यानी कि वो आपके साथ कंफर्टेबल है, ओके, तो उसकी उस बात को रिस्पेक्ट दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा हो गई ज्ञान की बातें। मेंटल हेल्थ क्या होती है? मेंटल हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटल हेल्थ को कैसे डिस्क्राइब किया है? तो मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच अ इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन एबिलिटी, कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ द लाइफ and work productively and fruitfully and able to make the contribution to his or her community. Okay, physical health, mental health is also important at every stages of life. चाइल्डहुड से लेके आपके एडोलेसेंस और अडल्टहुड, मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहले तो हाई पब्लिक हेल्थ बर्डन, बहुत ज़्यादा हाई पब्लिक हेल्थ बर्डन है। हम अभी नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे तो डील कर नहीं पा रहे, मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देना तो बहुत ही अलग बात है, ठीक है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास एबल्ड डॉक्टर्स वगैरह, साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट वगैरह नहीं है इन प्रॉब्लम से डील करने के लिए। फाइनल रिसोर्सेज जो हैं वो भी कम है। अब आप एक बात बताइए, दो ऑप्शन है आपके पास, एक व्यक्ति एक्सीडेंट हुआ है उसका, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, या फिर एक व्यक्ति को हार्ट डिजीज़ वगैरह हैं, कोविड से परेशान है, उसकी तरफ ज़्यादा फंड दिया जाए या फिर मेंटल हेल्थ को ज़्यादा फंड दिया जाए? खुद ही सोचिए, ठीक है। अदर चैलेंजेस वगैरह हैं, स्टिग्मा अटैच है। अगर कोई व्यक्ति जाकर साइकाट्रिस्ट से मिलता है या फिर साइकोलॉजिस्ट से जाकर कंसल्ट करता है तो लोग उसको समझने लग जाते हैं कि वो मेंटली इल है या फिर मेंटली डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। जो साइकाट्रिस्ट होता है उन्हें पागलों का डॉक्टर बोला जाता है। अब यहीं आप समझ लीजिए कि स्टिग्मा कितना बड़ा सोशली स्टिग्मा जो है वो अटैच है हमारे साथ, ठीक है। तो ये सोशल स्टिग्मा को दूर करने की ज़रूरत है। मैसिव ट्रीटमेंट गैप है, जितने लोग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो लोग क्या करते हैं? ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? सबसे इसके पहले 2-3 रीज़न है। फीस बहुत ज़्यादा है, एबल डॉक्टर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं? तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, 1982 में इसको लेकर आया गया था, ठीक है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के ही नाम से मकसद क्या था? जो बर्डन है, जो ह्यूज बर्डन है मेंटल डिसऑर्डर का, उसको एड्रेस करना, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जा रहा था? रीस्ट्रेटराइज किया जा रहा था। हमारी 2003 में फिर दोबारा से इसको रीस्ट्रेटराइज किया गया, नई नई पॉलिसीज़ यहाँ पर लेके आई गई, मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़े थोड़े से। उसके बाद रिसेंटली 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को लेकर आया गया। इसके अकॉर्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट 309 IPC, जो कि क्या था? अगर आप सुसाइड करते हो तो आप के अगेंस्ट पनिशेबल एक्शन लिए जा सकते हैं, यानी कि सुसाइड कमिट करना एक पनिशेबल ऑफेंस हुआ करता था, ठीक है। फिर 2017 में उसको थोड़ा सा ईज डाउन कर दिया गया, इस बात को समझा गया कि यार जो व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, ठीक है ना, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, यानी कि वो मेंटली अभी सही स्टेज में नहीं है। सुसाइड करते हुए अगर वो उसकी डेथ हो जाती तो अलग बात है, लेकिन अगर वो बच गया उसके बाद आप उसको पुलिस स्टेशन में ले जाके पनिश थोड़ी ना करोगे, ठीक है ना। आप उसको क्या करोगे? प्रॉपर जो उसको ज़रूरत है, प्रॉपर हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ केयर की जो ज़रूरत है वो आप उसको प्रोवाइड करोगे, ठीक है ना। तो इस बात को समझा गया और इसको थोड़ा सा ईज डाउन कर दिया गया, इस नॉर्म्स को। सो ये था हमारा आज का लास्ट आर्टिकल। उम्मीद है आपको आज का डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने थोड़ी सी इधर उधर की बातें भी आज ज़्यादा कर ली। मैं ज़्यादा डिस्कशन में जो बातें मुझे लगता है ज़रूरी है बस उन्हें ही डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा मैं कभी भी कोई भी ऑफ टॉपिक नहीं जाता हूँ टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। सो आज मुझे ज़रूरी लगा उन बातों को डिस्कस करना, इसलिए मैंने आपके साथ उन बातों को डिस्कस किया। उम्मीद है आप समझ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे। ऑल द बेस्ट।